मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं उत्तर प्रदेश के संग्रामपुर गांव की रहने वाली हूँ, जहां मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ रहा करती थी। मेरी बेटी 7 साल की उम्र की थी जब उसके पिता एक बीमारी के कारण हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। तभी से ही मेरी बेटी ने मुझे ही अपनी माँ और अपना पिता माना था। मैंने उसकी परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी, क्योंकि मेरा सहारा कोई भी नहीं था। माँओं के लिए अपनी बेटी की परवरिश करना और फिर जब वो जवान हो जाए तो उसको विदा करना, वो भी अकेले, सबसे बड़ी मुसीबत का काम होता है। मेरी बेटी रंग की सांवली थी, वो देखने में भी बहुत ज्यादा मोटी थी। मैं उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन उसके लिए रिश्ते आ ही नहीं रहे थे। एक बार उसके लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो लड़का बेहद ही खूबसूरत था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। ऐसे लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। उन लोगों ने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया था। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन जब शादी का समय आया और मेरी बेटी विदा होने चली तो उन्होंने मुझसे मेरी एक ऐसी कीमती चीज मांग ली जिसके बारे में सुनकर मैं हैरान रह गई थी। पहले ही मेरी बेटी का रिश्ता बड़ी मुश्किल से लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए और बारात वापस चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेटी का दिल टूटकर रह जाएगा। इसीलिए मैंने हाँ कर दी थी और उनको अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। लेकिन उसके जाने के 3-4 घंटे बाद ही दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि दरवाजे के पास मेरी बेटी खड़ी हुई थी और वो भी इतनी रात के समय अकेली। मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर गौर किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसका चेहरा तो मेरी एक ही बेटी थी, उसका नाम किरण था। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ जरूर आएगा, ये मुझे नहीं पता था। मेरे पति तो इस दुनिया से जा चुके थे। मैं दिन रात मेहनत करती थी, मुझसे कपड़ों की सिलाई आती थी और वही करके मैंने अपना और अपनी बेटी का पेट पाला था। हमारा गांव बहुत छोटा था, जैसे समय वहीं थम गया हो। यहाँ के लोग बहुत ही अजीब थे। हमेशा दूसरों की कमियों पर नजर रखना, उनकी कमियों को तलाश करना और बातें बनाना ही उनका जरूरी काम था। किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है और किसकी बेटी कहाँ जा रही है, इन बातों पर सबकी नजरें जमी रहती थी। मेरी बेटी किरण बहुत ही सिंपल लड़की थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी बाकी लड़कियों की तरह हंसती मुस्कुराती रहा करे, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसे मेरी तरह खुश रहने नहीं दिया। वो बहुत मोटी थी। उसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने मोटापे की वजह से ज्यादा उम्र की लगती थी। उसका रंग सांवला था और नाक भी मोटी सी थी। मैं जानती हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी। यह हकीकत मुझे तकलीफ देती थी, क्योंकि मेरे अपने पति की शक्ल भी कुछ खास नहीं थी और किरण अपने पिता पर ही गई थी। मैंने जवानी में ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। जब मेरे लिए मेरे पति का रिश्ता आया तो सबने कहा कि मर्द की शक्ल को कौन देखता है, असल चीज तो उसकी कमाई होती है। मेरे पति की कमाई अच्छी थी, तभी तो उन्होंने हमें एक छोटा सा घर बनाकर दिया और थोड़ी सी जमीन भी छोड़ गए थे, जिससे हमारे खर्च किसी न किसी तरह पूरे हो ही जाते थे। मैं खुश थी कि कम से कम मेरे सर पर छत तो है, लेकिन उस समय ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही होगी और वो भी अपने पिता पर जाएगी। किरण का ये हाल देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। वो मासूम थी, लेकिन उसका वजन, उसका सांवला रंग और उसकी मोटी नाक लोगों के मजाक का निशाना बनती थी। मैं उसे बार बार समझाती थी कि किरण, खाना कम खाया करो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी। शायद खाने में उसे वो सुकून मिलता था जो दुनिया ने उससे छीन लिया था। मैं जानती थी कि यह जमाना बदसूरत लोगों को जीने नहीं देता, खास तौर पर लड़कियों को। मेरी बेटी गांव के बच्चों के साथ खेलने तक नहीं जाती थी। वो अकेले रहने की शौकीन थी और मैं कुछ नहीं कर पाती। जब कभी मैं बाजार जाती तो औरतें मुझे रोक कर कहती कि ऐश्वर्या, किरण का रिश्ता कब करोगी। उनकी नजरों में सवाल के साथ ताने भी होते थे, जैसे वो पहले ही जानती हों कि किरण के लिए रिश्ता ढूंढना नामुमकिन होगा। उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस चुपचाप सर झुका लेती थी और दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी के लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकल जाए। एक दिन किरण मेरे पास आकर कहने लगी कि माँ, मैं मोटी क्यों हूँ? बाकी सब लोग तो मुझसे पतले हैं, खूबसूरत हैं। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उससे कहती कि ये सब किस्मत के खेल हैं, लेकिन असल हकीकत ये थी कि दुनिया हमेशा खूबसूरती की दीवानी रही है और बदसूरती को एक ऐप समझा जाता है।
मैं उसे हकीकत नहीं बता सकती थी क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सह रही थी। किरण की बातों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि बेटी, दुनिया की बातों पर मत जाया करो। तुम बहुत अच्छी हो। ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं जानती थी कि ये बातें उसके दिल को सुकून नहीं दे सकती। मैं जानती थी कि ये समाज उसे सुकून से नहीं रहने देगा। एक दिन गांव की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि ऐश्वर्या, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। तुमने अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ सोचा है? मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा कि अभी तो मेरी बेटी छोटी है। मेरी बात पर वो हंसी और कहने लगी, अरे ऐश्वर्या, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। उनकी बातें मुझे अंदर तक छलनी कर गई थी, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। गांव वालों की बातें, उनकी नजरें और उनका बर्ताव सब मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। मैं किरण को उन सबसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब आसान नहीं होगा। मैं चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। ये दुनिया उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। किरण की जिंदगी बचपन से ही मुसीबतों से भरी हुई थी। लोग हमेशा उसके रंग, वजन और सूरत पर ताने कसते थे। हर गुजरते हुए दिन के साथ उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती थी। अब वो जवान हो चुकी थी और उसकी शादी की फिक्र ने मुझे एक नई आजमाइश में डाल दिया था। गांव की औरतें और मर्द हमेशा हमारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करते थे। मेरी बेटी के लिए रिश्ता कहाँ मिलेगा, इन बातों ने मुझे छलनी कर दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमारे गांव की एक औरत थी जो रिश्ते लगवाया करती थी। उसे गांव के लोग रश्मि बुआ कहा करते थे। मैं उस औरत के पास गई। मैंने उसे पैसे दिए और कहा कि मेरी बेटे के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करे, लेकिन मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि ये बात किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहती थी कि लोग हमारे बारे में और ज्यादा बातें बनाएं। कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी के रिश्ते आने शुरू हो गए। लोग हैरान थे, किरण के लिए रिश्ते कैसे आ रहे हैं। लोग जैसी भी बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों को इग्नोर करती रही। हर बार जब कोई रिश्ता आता तो मैं दिल ही दिल में उम्मीद बांध लिया करती थी कि शायद ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए ठीक होगा, लेकिन हर बार वो उम्मीद टूट जाती थी। रिश्ते देखने के लिए आने वाले लोग किरण को देखते ही साफ इनकार कर दिया करते थे। उनके कड़वे कड़वे शब्द मेरे दिल को काट कर रख देते थे। वो लोग कहते थे कि इतनी मोटी लड़की शादी के बाद अगर 2 बच्चे हो गए तब तो ये दरवाजे से भी नहीं गुजर सकेगी। कोई कहता था कि इसका रंग तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे मटियाले कपड़े में लपेट दिया। उनकी बातों की वजह से मेरी बेटी का चेहरा दुखी हो जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। किरण के दिल को बहलाने के लिए मैंने एक अनोखा फैसला किया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए घर में एक जानवर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को जानवरों का बहुत शौक था। मैंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके एक बकरी खरीद ली। ये बकरी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और अच्छी खासी महंगी भी आई थी। उसके खूबसूरत होने से तो मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके आ जाने से मेरी बेटी खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहती थी। वो बकरी को बहुत प्यार करती थी और उसे बड़े संभाल कर रखती थी। अब हम चाय भी उसी दूध की बनाने लगे थे। बकरी का दूध महंगा होता है, इसलिए हमारा दूध बिकने लगा था और अच्छी खासी कीमत पर लोग उसे खरीद कर ले जाते थे, जिन पैसों से मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो जाता था। बकरी ने हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव पैदा कर दिए थे। उसके आ जाने से मेरी बेटी घर में सारा दिन चहकती रहती थी और उसके दूध बिकने के जो पैसे हमारे पास आते थे वो भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए थे। अब घर का चूल्हा उन्हीं पैसों से जलने लगा था और हमारी ज़रूरतें कुछ हद तक पूरी हो जाती थीं। इसके अलावा जो पैसे हमारी ज़मीन के अनाज से आते थे, उन पैसों को मैं अपनी बेटी के दान दहेज के लिए बचाकर रख दिया करती थी। दान दहेज जमा करने की सोच हमेशा से ही मेरे दिल में थी, लेकिन इससे पहले मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं कुछ खरीद सकती। अब जब थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे तो मैंने अपनी बेटी के लिए छोटा मोटा सामान खरीदना शुरू कर दिया था। किरण को मैंने इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं ये सब कितनी मुश्किल से कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी परेशानियों को समझे या उनसे इम्प्रेस हो। किरण के लिए ये सब कुछ बहुत ही अहम था। बकरी ने उसकी ज़िंदगी में जो खुशी भर दी थी वो मुझे भी सुकून देती थी। वो बकरी के साथ खेलती, उसे अपने हाथों से खिलाती और उसके साथ अपने दिल की बातें करती थी। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल खुश होता था कि कम से कम कुछ लम्हे ऐसे थे जब वो अपनी मुश्किलों को भूलकर खुश हो सकती थी। लेकिन दुनिया की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रही थी। गांव की औरतें अभी हम पर नज़रें जमाए रखी हुई थी।
वो मेरे पीछे बातें करती थी कि ऐश्वर्या अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा कर रही है, लेकिन इतनी मोटी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। मैं उन बातों को सुनकर खामोश हो जाती थी, लेकिन दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरी बेटी किरण के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता निकाल दे। मेरे लिए ये समय बहुत कठिन था। एक तरफ लोगों की बातें और ताने, दूसरी तरफ किरण की खामोशी जो मुझे अंदर से मार रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया और अपने आप से वादा किया कि मुझे अपनी बेटी के लिए ज़रूर लड़ना होगा। आखिर मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कौन है? अगर मैं भी उसे नहीं समझूंगी तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा? मैं अपनी बेटी को खुश देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। किरण बकरी के साथ अपनी दुनिया में बिजी रहने लगी थी। सुबह से शाम तक वो बकरी की देखभाल करती रहती थी और उसे चारा डालती रहती थी। सुबह के समय दूध निकालती थी और कभी कभी उसके साथ खेलती भी थी। इस तरह मेरी बेटी का दिल लगा रहता था। मुझे भी सुकून था कि उसका दिल बहल जाता है और साथ साथ थोड़ी भाग दौड़ भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में एक कमी बाकी थी। मैं जानती थी कि किरण की जिंदगी के लिए सिर्फ यही खुशियां काफ़ी नहीं है। उसे अपने अच्छे फ्यूचर और एक मोहब्बत करने वाले हम सफ़र की ज़रूरत थी। लेकिन ये सब एक सपना लग रहा था। ऐसे में एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बचपन की सहेली उर्मिला, जो कई सालों पहले हमारा गांव छोड़कर शहर जा बसी थी, लेकिन अब वो वापस आ गई थी। उर्मिला के बारे में सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो मेरी बहुत ही पक्की और करीबी सहेली थी। लेकिन गांव छोड़ने के बाद हम दोनों की एक दूसरे से कभी मुलाकात न हो सकी थी, क्योंकि शहर हमारे गांव से बहुत दूर था। मेरा भी कभी शहर जाना नहीं होता था और वो भी अपनी शादी के बाद गांव वापस नहीं आई थी। उर्मिला एक मामूली सी औरत थी। गांव के लोगों के लिए वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने खानदान और रस्म रिवाज की परवाह ना करते हुए अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए शहर चली गई थी। वहां जाकर उसने नौकरी की और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी थी। ऊपर वाले ने उसे औलाद के रूप में बेटी दी थी, लेकिन अब जब उसकी बेटी जवान हो गई तो अब इतने सालों के बाद अपनी बेटी की शादी करने के बाद वो दोबारा से अपने गांव लौटकर आ गई थी। उर्मिला जब गांव वापस आई तो सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे बरसों के फासले खत्म हो गए हों। वो मुझसे गले मिली तो मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, तुम वापस आ गई हो? ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन लौट आई है। मेरी बात पर उर्मिला मुस्कुराई और धीमी आवाज में कहने लगी कि हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैंने उससे कहा कि वो मेरे घर में आकर रहने लगे, क्योंकि उसके अपने घर में अकेले रहने का अब कोई फायदा नहीं था। उसके माता पिता के मरने के बाद उसका घर बंद पड़ा हुआ था। वो मेरी बात फौरन मान गई थी और मेरे साथ ही रहने लगी थी। उर्मिला के आ जाने से मेरे घर में एक नई खुशियों का आगाज हुआ था। वो न सिर्फ मेरी हिम्मत बांधती थी, बल्कि मेरा अकेलापन भी दूर हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते रहते थे और अपना पुराना बिताया हुआ वक्त याद करते रहते थे और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उर्मिला ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने हक के लिए लड़ाई की और कैसे अपने पति के साथ नई दुनिया बसाई, और अब अपनी बेटी की शादी के बाद बेफिक्री के साथ वो यहाँ वापस लौट आई थी। मैंने अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर की और उसे किरण की मुश्किलों के बारे में बताया। एक दिन उर्मिला ने किरण की मुश्किलों के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐश्वर्या, तुम्हारी बेटी ने अपनी हालत जैसे बना रखी है, उस हिसाब से तो उसका रिश्ता मिलना आसान नहीं होगा। मैंने उदासी से उर्मिला को जवाब दिया, तो फिर मैं क्या करूं? कैसे होगा सब? उर्मिला ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो हंसी और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मैं उसकी बातों से पूरी तरह बेफिक्र नहीं थी और उर्मिला हमेशा से ही अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से करती थी और इसी वजह से गांव के लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि कोई भी लड़की उर्मिला जैसी न निकले। गांव के लोगों से ऐसी बातें सुनकर भी उर्मिला अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीती थी और लोगों की बातों को इग्नोर करती थी। वो कहा करती थी कि अगर अपने लिए अच्छा बनना है तो जमाने की नज़र में बड़ा बनना ही पड़ता है। उर्मिला ने मुझे यकीन दिलाया कि वो किरण के लिए कोई ना कोई बेहतर हल निकाल ही लेगी। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि मुझे लगा कि शायद वो सच में कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी भरोसा नहीं था। मुझे शक था कि इस गांव की अजीब रिवायतें और लोगों के जहरीले बर्ताव के बीच
उर्मिला वाकई कुछ कर सकेगी या नहीं। उर्मिला के आने से मेरा दिल कुछ हल्का तो हुआ था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट, उसकी बातें और उसके भरोसे ने मुझे उम्मीद दिलाई थी। लेकिन अंदर से मैं अभी भी बेबस और कमजोरी महसूस कर रही थी। किरण को देखकर मेरा दिल कटता था, तो मैं उर्मिला के वादों के सहारे किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगी थी। उर्मिला के आने के बाद जैसे मेरी जिंदगी एक नए रास्ते पर मोड़ ले रही थी। उसने अपनी जिंदगी के कड़वे लम्हों को भुलाकर मेरी और किरण की जिंदगी बेहतर बनाने का बेड़ा उठा लिया था। एक दिन उसने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मुझे बताया कि उसने अपना गांव वाला घर बेच दिया है और सारे पैसे मेरे घर पर लगा दिए। मैंने बेयकीनी से उससे पूछा, उर्मिला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें हमारे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात का जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और है ही कौन। माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, अपने रिश्तेदार तो पहले ही मुझसे नाराज हो चुके हैं और मेरी बेटी तो अपनी नई जिंदगी में बिजी है। अब मेरे पास ये सब संभालने के लिए कोई नहीं। मैंने अपना शहर वाला घर तो अपनी बेटी को दे दिया है, तो क्यों ना ये सब तुम्हारे काम आए। उसने न सिर्फ मेरे घर की मरम्मत करवाई, बल्कि मुझे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और एक नया फ्रिज भी खरीद कर दिया। हमारे घर में लाइट का बंदोबस्त नहीं था, उसने घर में बिजली की व्यवस्था भी करवाई। हमारा पुराना फ्रिज वैसे भी खराब था, लाइट न आने की वजह से वो ज्यादातर बंद ही रहता था। किरण के लिए भी उसने खूबसूरत से जेवर बनवाए थे, जिसे देखकर मुझे हैरत हुई कि वो अपने दिल से ये सब कुछ कर रही है। उर्मिला की दोस्ती का ये हाल था कि जब मैंने उससे कहा कि मुझे लोगों को बता देना चाहिए कि तुम मेरी इस तरह से मदद कर रही हो, उसने मुझे लोगों को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला कहने लगी कि तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं बताना, बस सबको कहना है कि ये ऊपर वाले की देन है। उर्मिला की ये बात सुनकर मुझे उसकी शख्सियत और भी ज्यादा गहरी लगने लगी थी। गांव के लोग हैरान रह गए थे। हर तरफ बात हो रही थी कि ऐश्वर्या की तो जैसे लॉटरी निकल आई है। कोई कहता कि ये सब अचानक कैसे मुमकिन हो गया, तो कोई कहता कि ऐश्वर्या को कोई खुफिया खजाना मिल गया। मैं भी सबको यही जवाब देती थी कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है, वही मुझे सब कुछ देता है। लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि ये सब उर्मिला की वजह से हो रहा था। उर्मिला का कैरेक्टर हमेशा से ही साफ रहा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग जीत कर वापस आई थी। उसने अपनी मोहब्बत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारी और बेटी की शादी अच्छी जगह पर कर दी। वो गांव के लोगों के लिए एक अजीब इंसान थी, जिसे लोग कभी समझ न पाए थे। शायद इसी वजह से लोगों को उसके फैसले बेमतलब के लगते थे। अभी उसे यहाँ आए हुए 2-3 महीने ही गुजरे थे कि हमारे घर में एक अच्छा रिश्ता आया। ये पहला मौका था कि किरण के लिए कोई रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। मैंने जब सुना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं सोचने लगी कि जरूर कोई कमी होगी, शायद लड़का पहले से ही शादीशुदा हो या फिर उसमें कोई कमी हो। लेकिन जब मुझे लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो मैं हैरान रह गई थी। लड़का न सिर्फ कम उम्र का था, बल्कि खूबसूरत भी था। उसका रंग साफ और देखने में हैंडसम था। उसका परिवार भी अच्छा और खुशहाल था, लेकिन उनके बारे में एक बात सुनने को मिली थी कि वो लोग बहुत लालची लोग हैं। मैंने सोचा कि लालच तो आजकल हर किसी में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लालच को नज़रअंदाज करते हुए मैंने इस बारे में उर्मिला से बात की। उसने कहा कि ऐश्वर्या, ये रिश्ता खुद चलकर तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ से आया है। इतनी मुश्किल के बाद ये खुशियाँ तुम्हें मिली हैं, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। लड़के वालों ने रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर आने की परमिशन मांगी। उनका कहना था कि वो हमारी बेटी को देखकर रस्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ मेरी बेटी के लिए वो कुछ तोहफे भी लाना चाहते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उर्मिला ने कहा कि ये वक्त खुश होने का है और तुम्हें इन लम्हों को दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। उर्मिला की बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी था। क्या सच में ये सब हकीकत है? क्या किरण की जिंदगी में खुशियों का ये दौर आ सकता है? लेकिन उर्मिला के साथ और उसके साथ ने मुझे ये भरोसा दिया कि ये सब मुमकिन है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और प्रार्थना की कि ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए खुशियों का रास्ता बने। लड़के वाले जब हमारे घर आए तो जैसे पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया। हर कोई हैरान था कि किरण जैसे लड़की के लिए गांव की सबसे खूबसूरत और काबिल लड़के का रिश्ता आया है। वो सब किरण के साथ बातें कर रहे थे, हमारे घर का जायजा ले रहे थे और यहाँ तक कि हमारे फर्नीचर और चीज़ों के बारे में भी सवाल उठा रहे थे। उनके बिहेवियर से जाहिर हो रहा था कि वो लोग लालची हैं, लेकिन उनकी बोलचाल बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बहुत खुश लग रहे थे। लड़की के पिता ने कहा कि हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए, हम अपनी तरफ से ये रिश्ता पक्का करते हैं और शादी 1 महीने बाद करेंगे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, लेकिन मैं कुछ परेशान भी थी।
मैंने कहा कि 1 महीने में हम तैयारी कैसे करेंगे, शादी का बंदोबस्त भी करना है और दहेज का भी। लड़के की माँ ने फौरन ही जवाब दिया कि दहेज की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इतनी प्यारी बेटी हमें दे रही हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। ये वही लोग थे जो कुछ महीने पहले मेरी बेटी को उसके मोटापे की वजह से नज़रअंदाज करके चले गए थे, और आज यही लोग मेरी बेटी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनके बिहेवियर के ऐसे बदलाव ने मुझे हैरान करके रख दिया था। किरण भी खुश थी। पहली बार वो किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही थी। लड़के वालों की तरफ से मिलने वाली इज्जत और ध्यान ने उसके दिल में खुशी पैदा कर दी थी। वो जो हमेशा खुद को एक बोझ समझती थी, आज उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की झलक थी। लड़के वालों का कहना था कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। उर्मिला ने मुझे समझाया कि ऐश्वर्या, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो शादी जल्द से जल्द करना ही बेहतर है। वक्त को बर्बाद मत करो। मैंने उर्मिला की बात मानी और शादी की तारीख तय कर दी। पूरा गांव हैरान था कि किरण जैसी लड़की की शादी होने जा रही है। ये लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थे। हर तरफ बातें हो रही थी। कोई कहता था कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो कोई कहता कि लड़के वालों को जरूर कोई धोखा दिया गया होगा या फिर लड़के वाले लालची होंगे। जब मेरे रिश्तेदारों ने ये बात सुनी तो मैंने कहा कि लड़के वाले लालची हैं तो क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो पूरी जिंदगी लोगों के तानों का निशाना बनी है। उनका दिल साफ है, यही काफी है। हमने जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अपनी बेटी के लिए मैंने जो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया था वो भी मैंने उसे देने का फैसला कर लिया था, और बाकी की तैयारी उर्मिला ने मेरे साथ करवा दी थी। उसने मुझसे कहा कि ऐश्वर्या, ये मौका बार बार नहीं आता, अपनी बेटी के लिए खुशी से सब कुछ करो। लड़के वालों ने हमें शादी की तरफ से ज्यादा परेशान नहीं किया। वो खुद भी तैयारियों में बिजी थे और बार बार कहते कि हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। किरण के अंदर एक नया जोश आ गया था। वो अपनी बकरी का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी शादी की तैयारियां भी कर रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो किसी के लिए ज़रूरी है। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, मेरे दिल में खुशी और सुकून बढ़ता चला जा रहा था। ये वो लम्हा था जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब कुछ उर्मिला की वजह से मुमकिन हो पाया था, जिसने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शादी का दिन करीब आ गया था और घर में खुशियाँ थीं। किरण दुल्हन बनी तो जैसे सबकी आंखों को भा गई। वो जो हमेशा अपनी शक्ल सूरत को कोसती थी, आज खूबसूरत कपड़े, जेवर और मेहंदी में किसी खूबसूरत राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। गांव की औरतें उसे देखकर हैरान हो रही थी और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। शादी दोपहर में रखी गई थी ताकि सारे मेहमान समय पर आ सके और शाम तक विदाई का इंतजाम हो जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन विदाई से कुछ समय पहले लड़के वालों ने एक ऐसी डिमांड कर दी जिसने हमें हैरान कर दिया। लड़के के पिता ने अचानक हमसे कहा कि हमने आपसे दहेज में तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमें आपसे एक चीज़ चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आने लगे। आखिर वो क्या चीज़ है जो वो मांगने वाले हैं? मैंने खुद पर काबू करते हुए कहा कि जी बताइए, आपको क्या चाहिए? उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों ने हम सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी बकरी सुंदरी चाहिए। ये सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई। ये बकरी जो हमारे लिए किसी जायदाद से कम नहीं थी, इसकी देखभाल मेरी बेटी अपनी जान से ज्यादा करती थी, वही बकरी अब दहेज के तौर पर मांगी जा रही थी। मैं हैरान थी कि ये बकरी हमारी कमाई का इकलौता साधन थी। वो न सिर्फ दूध देती थी, बल्कि उसके जरिए हमारे घर का खर्च चलता था। किरण की शादी के बाद वो बकरी ही मेरे लिए सहारा थी। मैंने इनकार करते हुए कहा कि मैं अपनी सुंदरी आपको नहीं दे सकती। ये मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। मेरी बेटी के बाद मेरे पास एक यही कीमती चीज़ है जो मुझे सुकून देती है। लेकिन लड़के के माता पिता जिद करने लगे। उन्होंने कहा कि आपके पास तो काफ़ी कुछ है, ये बकरी हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है। जब मैंने इनकार किया तो उर्मिला ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका मतलब था कि मैं इनसे ज़्यादा बहस ना करूं। उसने बीच में बोलते हुए कहा कि ऐश्वर्या, बेटियों की खुशी के लिए माएँ सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। अगर ये बकरी दे देने से तुम्हारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है तो ये सौदा महंगा नहीं है। मैं हैरान थी कि उर्मिला क्यों ये सब कुछ कह रही है। मैंने कहा, उर्मिला, इस बकरी का दूध बेचकर हमारा गुजारा होता है, अब तो मुझसे सिलाई भी नहीं होती। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा कि अरे मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, अपनी बेटी की शादी करो।
उर्मिला के समझाने पर मैंने अपना दिल साफ किया और बकरी देने के लिए राजी हो गई। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने एक कुर्बानी दे दी। विदाई के समय वो लोग बकरी और मेरी बेटी को लेकर चले गए। बेटी की विदाई पर मैं फूट फूट कर रोई थी। मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा थी और अपने पति के साथ नए घर जा रही थी। मैंने उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। वो भी बहुत रो रही थी, लेकिन उसके आंसू खुशी के थे। वो लोग भी मेरा शुक्रिया अदा करके चले गए थे। मेरा दिल उदास हो गया था, लेकिन मेरी बेटी अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। मुझे तसल्ली थी, अब वो अपने घर में खुश रहेगी। गांव वाले बार बार यही कह रहे थे, लड़के वाले लालची हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमने कुर्बानी क्यों दी। मैंने खुद को दिलासा दिया कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठी गुजरे समय के बारे में सोच रही थी। सुंदरी के जाने का गम और किरण की विदाई का खालीपन मेरे दिल को बेचैन किए जा रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। उर्मिला ने तो ये कह दिया था कि वो घर चलाने में मेरा साथ देगी, लेकिन मैं जानती थी कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो यहाँ मेहमान थी और मेहमान हमेशा नहीं रहते। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि कल बाजार जाकर अपना नया चश्मा ले आती हूँ और दोबारा सिलाई का काम शुरू करती हूँ। मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी, लेकिन दिल में हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सोचते हुए शायद 1 घंटा गुजर गया होगा कि अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस समय दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उर्मिला, जो काफ़ी देर पहले सो चुकी थी, दस्तक सुनकर वो भी जाग गई और फौरन कहने लगी कि इस समय कौन आ सकता है। मैंने भी परेशानी से कहा कि पता नहीं, देखते हैं दरवाजे की तरफ जाते हुए। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। दरवाजे के सामने मेरी बेटी किरण खड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। वो बुरी तरह से रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो पैदल ही चलकर आई थी। मैं तो शॉक्ड रह गई थी। एक शब्द भी मेरी जुबान से नहीं निकल रहा था। किरण की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। उर्मिला फौरन आगे बढ़ी और किरण का हाथ थामकर उसे अंदर खींच लिया। उसने फौरन दरवाज़ा बंद किया और कहा, ये क्या हो रहा है? किरण यहाँ क्यों आई है? किरण की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी बड़े सदमे या डर का शिकार थी। बस लगातार रोई जा रही थी। उसका गला रोने की वजह से बैठ चुका था। उर्मिला ने उसे कुर्सी पर बिठाया और जल्दी से पानी लाकर उसके हाथ में दिया। किरण ने कांपते हुए हाथों से पानी लिया। वो अब भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैंने घबराकर उसके कंधों को थाम लिया और कहा कि बेटा, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अभी तो तुम्हें विदा किया था, तुम वापस कैसे आ गई? मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मेरा दिल दहल गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शायद शब्द उसके हलक में फंस रहे थे। उर्मिला ने नरम शब्दों में कहा कि बेटा, घबराओ मत, यहाँ तुम सेफ हो। जो कुछ भी हुआ है हमें बताओ। मेरे दिल में भी ढेर सारे सवाल थे। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा मेरी बेटी के साथ? इसकी विदाई अभी कुछ घंटे पहले ही तो हुई थी। वो इस हाल में कैसे वापस आ गई? मैंने कहा, बेटा बताओ ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? किरण रोते हुए कहने लगी, माँ, मैं क्यों भाग कर आती? मैं तो बहुत खुश थी। मेरा पति भी कितना सुंदर था और वो भी मेरे साथ अच्छा ही था, लेकिन ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा, बेटा पूरी बात बताओ, क्या हुआ? किरण ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, माँ, उन्होंने बकरी को घर के अंदर एक जगह पर बांध दिया और उसके बाद मुझसे कहा कि अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं, तू यहाँ से चली जा। ये सुनकर मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब वो लोग हमारी सुंदरी के लिए शादी करना चाहते थे, लेकिन सुंदरी तो एक बकरी है, उससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा? किरण ने रोते हुए बताया कि माँ, वो लोग कह रहे थे कि हमने तो ये शादी सिर्फ बकरी लेने के लिए ही की है। अब हमारे घर में बकरी के साथ एक मोटी भैंस नहीं रह सकती। उन्होंने तो मुझे भी एक मोटी भैंस कह दिया। उन्होंने कहा कि निकल जाओ तुम हमारे घर से, 1 हफ्ते बाद तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए जाएंगे। ये बात सुनकर तो मेरा दिल लगातार फटने लगा था। मेरी बेटी रोई जा रही थी और मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। वो लोग जो इतने अच्छे और साफ नीयत के लग रहे थे, अचानक इतने जुल्मी कैसे हो गए? जब किरण ये सब बता रही थी तो उर्मिला एक तरफ खामोशी से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि ये सब होने वाला है।
मैंने कहा, बेटा अब तुम रोना बंद करो, अब तुम हमारे घर आ गई हो। किरण को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मैंने उसे तसल्ली दी तो थोड़ी देर के बाद वो सो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो सोई, लेकिन मैं पूरी रात जागने पर मजबूर हो गई। जब किरण सो गई तो उर्मिला मेरे पास आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था जो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया। वो मुझसे रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा, तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उर्मिला ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि ऐश्वर्या, मुझे ये बात पहले ही पता चल गई थी कि वो लोग सिर्फ सुंदरी के लिए ही शादी कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो सुंदरी के बहाने किरण को अपना ले और उसे इज्जत से अपने घर की बहू बना ले तो ये सौदा बुरा नहीं है। मैंने हैरानी से कहा कि तुम्हें ये सब कैसे पता था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब क्या है? उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि ऐश्वर्या, तुम जानती हो कि मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी थी और मैंने सोचा कि ये लोग अगर किरण को एक्सेप्ट कर लें तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने उसकी नीयत भांप ली थी, लेकिन ये भी सोचा कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। उर्मिला की बात सुनकर मैं गुस्से और बेबसी के बीच उलझ गई। मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हें ये सब पता था, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी का सौदा कर दिया। उर्मिला ने रोते हुए कहा कि मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि ये लोग किरण को अपनी बहू बना लेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक गिर जाएंगे। मैंने कहा, उर्मिला, मेरी बेटी का दिल टूट चुका है और उसका भरोसा भी ख़त्म हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आगे अब न जाने क्या होगा। उन लोगों ने हमें धोखा दिया था। मेरी बेटी के सपनों का घर टूट चुका था। वो सारी रात रोती रही और मैं खुद को कोसती रही कि मैंने ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों किया। उर्मिला की सोच ने मेरी बेटी को एक नया जख्म दिया था। उर्मिला ने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मेरे सामने नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी, जैसे अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। मैंने गुस्से से कहा, उर्मिला, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ खेल खेलो? उर्मिला कहने लगी कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी। तुम जानती हो कि किरण जैसी लड़की की शादी होनी आजकल के दौर में कितनी मुश्किल है। अपने हालात देखो, तुम्हारी नज़र भी कमज़ोर है और कपड़े सीने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती, और ये बकरी ही तुम्हारा इकलौता सहारा थी। मैंने ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए किया। मैंने अपने पैसे तुम्हारे घर पर लगाए, लेकिन मुझे पता था कि ये बकरी तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। इसलिए मैंने गांव में ये अफवाहें उड़ाई कि ये बकरी बड़ी किस्मत वाली है। मैंने लोगों को बताया कि जिस घर में ये बकरी चली जाए वहाँ दौलत बरसती है। मैंने सोचा कि इस तरह कोई अमीर परिवार तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आएगा। मैंने कहा, उर्मिला, तुम्हें कैसे लगा कि ये सब करना ठीक होगा? उर्मिला ने कहा कि मैंने सोचा था कि वो लोग बकरी के साथ किरण को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती थी कि किरण को किसी उम्रदार से या शादीशुदा से शादी करनी पड़े, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। मैंने जो बातें फैलाई थी वो आखिरकार इन लोगों के कानों तक पहुंच गई थी। उन्हें पता था कि तुम बकरी किसी को नहीं दोगी, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि किरण से शादी का नाटक करेंगे और बकरी हासिल कर लेंगे। क्योंकि ये लोग इस पूरे गांव के सबसे ज़्यादा लालची लोग थे, इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को ही हम धोखा दे सकते हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा, उर्मिला, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी बेटी के सपने और इज्जत मिट्टी में मिल गए। उर्मिला ने रोते हुए कहा कि ऐश्वर्या, मुझे लगा कि ये सब तुम्हारी बेटी के लिए बेहतर होगा। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग इतने नीच और लालची निकलेंगे। मेरी नीयत सिर्फ तुम्हारी मदद करने की थी, लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ सुनने के बाद मेरा दिल किसी भी माफ़ी के लिए तैयार नहीं था। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक उर्मिला से बात नहीं की थी। किरण को उसके कमरे में बंद देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो सारा दिन खामोश रहती थी, न कुछ खाती थी न पीती थी। मैं जानती थी कि यह सब सिर्फ एक समय की बात नहीं थी। ये एक ऐसी चोट थी जो सारी जिंदगी दिल पर लगने वाली थी। इसी दौरान हम सबको इंतजार था कि वो लोग क्या फैसला करेंगे। किरण की विदाई के सिर्फ 2 दिन बाद ही हमें ये नोटिस मिला कि वो डिवोर्स का फैसला कर चुके हैं। उर्मिला बार बार कहती रही कि वो उन लोगों से बात करेगी, लेकिन उनका फैसला अटल था। डिवोर्स का नोटिस मिलने के बाद मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद अंदर से खाली हो चुकी थी। मेरी बेटी की जिंदगी एक खेल बन चुकी थी और मैं अपनी बेबसी पर शर्मिंदा थी। उर्मिला हर समय मेरे सामने आकर माफ़ी मांगती रहती थी, लेकिन मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाती थी।
आखिरकार एक दिन मैंने उर्मिला से कहा कि तुम्हारी नीयत शायद बुरी ना हो, लेकिन ये दुनिया नीयत से नहीं चलती। तुमने जो किया उसका नुकसान मेरी बेटी को भुगतना पड़ा। उर्मिला ने वादा किया कि वो किरण की जिंदगी को बेहतर बनाने में मेरी मदद करेगी, लेकिन मैं जानती थी कि अब ये सब बातें सिर्फ तसल्ली देने के लिए हैं। किरण के लिए डाइवोर्स एक रस्मी कार्यवाही थी, लेकिन उसका असर उसकी आत्मा तक पड़ चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं किरण की जिंदगी को संवारने के लिए खुद कुछ कर लूंगी। उर्मिला की मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किरण को जिंदगी के इस इम्तिहान से निकालने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। इस समय मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक माँ के तौर पर मैंने फैसला किया कि मेरी बेटी की जिंदगी दोबारा से खुशियों से भर जाएगी। उर्मिला की गलती अपनी जगह थी, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि इन लोगों का लालच और उनका बर्ताव इससे कहीं ज्यादा बुरा था। अगर वो लोग बकरी के लिए मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर भी लेते तो वो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताने देते, उसे नीचा दिखाते और वो कभी खुश न रह पाती। ये सब सोचकर मुझे यकीन हो गया कि ये रिश्ता खत्म होना ही बेहतर था। किरण को इस सदमे से निकालने में समय लगा, लेकिन मैंने इसे समझाया कि जिंदगी में हमें हमेशा दूसरा मौका मिलता है और ये जरूरी नहीं कि एक नाकामी जिंदगी की बर्बादी हो। किरण को तसल्ली देना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को संभालने लगी। कुछ महीने गुजरने के बाद हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि वो किरण के लिए एक अच्छा सा रिश्ता जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें पहले लड़के के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है। लड़के का नाम ऋतिक था। वो एक शरीफ आदमी था जो शहर में अच्छी नौकरी करता था। उसकी सैलरी भी मामूली सी थी और उसकी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका एक बेटा भी था जो अपने दादा दादी के पास रहता था। ऋतिक ने खुद अपनी माँ के जरिए किरण का रिश्ता मांगा था। मैंने फैसला किया कि इस बार कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। ऋतिक की माँ हमारे घर पर आई तो मैंने किरण की पहली शादी और उसके नाकाम अंजाम के बारे में खुलकर बता दिया था। मुझे डर था कि शायद वो ये सुनकर रिश्ता खत्म कर देंगे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब ऋतिक की माँ ने सब कुछ जानते हुए भी मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान है और वो अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छी हमसफर चाहता है। हमें आपकी बेटी पसंद है। ऋतिक और किरण की बातचीत भी करवाई गई थी ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। ऋतिक ने किरण से कहा, मैं ये नहीं जानता कि आप अपना बीता हुआ कल भूल जाओगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी आपका पुराना समय याद नहीं आने दूंगा। मैं आपको इज्जत दूंगा और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दूंगा। ये बात सुनकर किरण के चेहरे पर एक उम्मीद की झलक नजर आई थी। मुझे लगा कि शायद ये वो इंसान है जो मेरी बेटी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकेगा। किरण की शादी सिंपल तरीके से की गई। इस बार किसी तरह का धोखा, झूठ नहीं बोला गया। उर्मिला ने भी शादी की तैयारियां बढ़ चढ़कर की थी। किरण की विदाई के समय मेरे दिल में खुशी के साथ साथ सुकून भी था कि अब वो ऐसे घर जा रही है जहां उसे इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। ऋतिक ने किरण को शहर ले जाकर अपना घर बसाया। किरण ने उर्मिला के फोन पर फोन करके मुझे बताया कि वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है। उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत और मोहब्बत से रहते हैं। किरण की शादी के बाद मैं और उर्मिला एक बार फिर से अकेले रह गए। मैंने उर्मिला को माफ कर दिया था क्योंकि उसकी नीयत बुरी नहीं थी और उसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली थी। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अपनी बाकी जिंदगी सुकून और मोहब्बत के साथ गुजारेंगे। उर्मिला और मैं अब दोनों बहनों की तरह रहते हैं। वो मेरे कामों में मदद करती है और मैं उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानती हूँ। जिंदगी हमें हमेशा मुश्किलें देती है, लेकिन इन मुश्किलों के साथ ही हमें नए मौके भी मिलते हैं। ये सच है कि किरण के साथ जो हुआ वो किसी भी माँ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसकी जिंदगी में एक नया और खूबसूरत समय शुरू हो चुका है। अब वो अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ी है जहाँ उसे इज्जत, सुकून और खुशियाँ नसीब है। मुझे यकीन है कि हमारी कहानी उन लोगों के लिए एक ऐसा सबक है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं, लेकिन उनकी खुशियों के लिए किसी झूठ या धोखे का सहारा लेने की ज़रूरत रखते हैं। जिंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें इस मौके को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारे समाज में लड़कियों के रिश्ते तय करते समय उन्हें बारीकी से जाना जाता है। मोटी ना हो, पतली हो, गोरी हो, काली ना हो, कद लंबा हो, एजुकेटेड ज्यादा हो, लेकिन कमाई ना करती हो। ये सब मनगढ़ंत सोच है जिसकी वजह से अक्सर लड़कियों को शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है। इंसान की असल पहचान उसके कैरेक्टर, बिहेवियर और उसकी इंसानियत को दी जानी चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती को। ये सोचना ज़रूरी है कि जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ दिखावे की खूबसूरती या दौलत पर रखी जाए वो कभी खुशगवार नहीं हो सकता।
हर इंसान अपनी खूबियों और कमियों के साथ पूरा होता है। ये ज़रूरी है कि हम बेटियों को ये यकीन दिलाएंगे वो जैसी भी है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उन्हें किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं। याद रखें, खूबसूरती दिल की होती है और इज्जत मोहब्बत वो बुनियाद है जो एक कामयाब जिंदगी की पहचान खड़ी करती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी ताकि हम अपनी बेटियों को वो मकाम दे सकें जो वो सच में डिजर्व करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।